बस बहुत हो गया, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। शांति, तुम्हारी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। केवल 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन इस 1 महीने में ही जी भर गया। अरे गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। साल भर से अंगीठी पर सेकी हुई जली बुनी रोटी, सूखी चाय, जैसी भी रोटी खाकर गुजारा हो ही रहा था। कमबख्त मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। तो सोच बैठा कि बेटों के घर में बहू के हाथ के बने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। कमबख्त ने जीभ की लालसा भी दगा दी गई। पता है शांति, अपना घर छोड़ने से पहले एक पल को तो मन में विचार आया कि बहुएं तेजतर्रार हैं, किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो कैसे सहन करूंगा। कहते कहते दमा के मरीज सोहन लाल जी को खांसी छिड़ गई और फिर कुछ संभल कर बोले, लेकिन शांति, क्षणिक सुख की लालसा के आगे आत्म स्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए और बेटों के कहने मात्र से ही खुशी खुशी उनके साथ सहरा गया, ये नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर अब मैंने फैसला किया है कि शांति, अब मैं किसी एक की नहीं सुनूंगा और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगे। 72 वर्षीय सोहन लाल जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। भरा पूरा परिवार होते हुए भी उनका अपना कोई नहीं था, इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार हल्का करते। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनकी बातें सुन रही हैं। दरअसल 1 वर्ष पहले तक सोहनलाल जी अपनी पत्नी शांति के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। 1 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी शांति का निधन हो गया था। पत्नी के आगे उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने। गाँव में अकेले रह गए थे तो केवल सोहनलाल जी, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया, अब चूल्हे पर रोटियां सेकने लगे थे। अंगीठी की दूर से अक्सर उन्हें खांसी छिड़ जाती, जैसे तैसे पकाकर नमक और प्याज के साथ जली भुनी रोटियां निगल लिया करते थे। पर बेस्वाद खाना खाते खाते पत्नी के हाथों के बने खाने को याद करने लगते तो आंखें गीली हो जाती। अकेलापन इस कदर बढ़ गया कि वो अपनी मर्ज की पत्नी की तस्वीर हरदम हाथ में लिए रहते और उससे बातें करने लगे थे। कुछ गांव के लोग उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाते थे, जबकि पड़ोसी उनकी हालत को समझते थे। वे जानते थे कि ये पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। सोहनलाल जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फोन किया और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सूचना दी और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। बूढ़े पिता को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं हरगिज राजी नहीं थीं, परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। सोहनलाल जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए बेटों के साथ खुशी खुशी चल दिए। दोनों बेटों ने अपने पिता को 1-1 महीना अपने पास रखने का तय कर लिया। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय अच्छा गुजर जाएगा, ये सोचकर सोहनलाल जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की उत्सुकता थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद पता चला कि बड़े बेटे और बड़ी बहू ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वो दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। ये बात सुनकर सोहनलाल जी आश्चर्यचकित रह गए कि अब जमाना कितना बदल चुका है। लेकिन अभी शायद उन्हें एक सरप्राइज और मिलना बाकी था, और ये कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर पर ही रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर सोहनलाल जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर जैसे तैसे मन को समझाते हुए रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी, लेकिन वो अपनापन जिसके लिए वो तरस रहे थे वो दूर दूर तक नहीं था। बेटा बहू और बहू की माँ तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते और सोहनलाल जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें उनके कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। बेटा बहू और बहू की माँ तीनों ही हंसने बोलने की खूब आवाजें आती, परंतु सोहनलाल जी को इस सबसे दूर ही रखा जाता। ये सब देखकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बुड़बुड़ाने लगते। शांति, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहती देखी है? यहाँ देखो, खुद का बाप तो पल पल अपने पन को और अच्छा खाने को तरस रहा है और हमारा बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हालचाल बांट रहा है, अपनापन जता रहा है। मैं कुछ मांगता हूँ तो ये लोग कहते हैं इस उम्र में परहेज रखना चाहिए। बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे ये सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? वह ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीते तो अपने बेटे को कह दिया कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे। कम से कम माँ बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहू तो 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1-1 महीने का तय हुआ था ना, अभी तो 20 दिन ही हुए थे। ऐसा भी क्या हो गया कि जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से न जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो उन्हें 20 दिन रखेंगे और 21 दिन में आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने फोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू ने घर में काम से कम एक कमरा तो उन्हें नसीब
हो रहा था, जहाँ बैठकर वो आराम से अपनी फोटो की किस्मत बहा रहे थे। लेकिन छोटी बहू के घर में तो एक ही कमरा ना मिला, एक स्टोर रूम सोहन लाल जी का बिस्तर लगा दिया गया और बच्चों को उनके पास न जाने की हिदायत दे दी थी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी वो आंगन में आकर बैठ भी जाते तो भी उन्हें दूर ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात ना कर पाते, उन्हें कहानी ना सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर लें। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उसकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएंगी। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो मेरे पास ये 500 का फटा पुराना नोट है, दूध वाला सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं है, आप ही इसे चला लेना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो, आज मुझे मेरी सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। सोहनलाल जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, सहेलियों के साथ घुमाने फिरने की बजाय थोड़ा उन पर ध्यान दिया करो। ये बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुप कर चिल्लाते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर ना जाऊँ तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज़ सुनती रहूँ? और वैसे भी मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए सोहनलाल जी को लगा कि जैसे कोई छोटी बहू ना हो, कोई ज्वालामुखी हो जो उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रही है हो। उम्र का ही तगाजा है जो अच्छे अच्छों को अपने समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। कभी ऐसा समय हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ये समय आ गया है कि मेरी बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रौंद देती हैं, और नालायक बेटों को तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलालत भरे आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर से कहने लगे, शांति, मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस उम्र में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को जीते रहो, सदा सुखी रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी थकते ना थे हम दोनों, आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बददुआ ही निकल रही है। नालायक, नामुराद जैसे शब्द मुंह तक आते आते ही रह जाते हैं। जिस औलाद को पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद कद्र नहीं जानती। कभी गलती से किसी बात में सलाह दिए भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ तो दिल करता है कि खींच के एक तमाचा जड़ दूं, लेकिन चुप रहने में भलाई है, ये सोचकर अपने आप को रोक लेता हूँ। अजी आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, बच्चे नादान हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। ये तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। आप बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। सोहनलाल जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी शांति उन्हें समझा रही हैं। नहीं शांति, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते सोहनलाल जी की नींद में ही उड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। चारों ओर देखा लेकिन शांति नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो वे फैसला ले चुके थे कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख लिए और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटे ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता सोहनलाल जी बोल उठे, बेटा अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की ये बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, वो अपने गांव में ही ठीक है, आप जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई और पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। सोहनलाल जी ने ध्यान से देखा तो वही फटा पुराना नोट था जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। कभी सोहनलाल जी अपने बेटे के चेहरे को देखते तो कभी मैले कुचले और बीच से फटे हुए उस नोट को। एक बार तो दिल में आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमाकर बोल दे कि इस नोट को अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी अपने घर वापस जा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते उनके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, इस शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा है और तनख्वाह कम, इसीलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तभी सोहनलाल जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं मुश्किल से 3000 महीना कमा पाता था। 1000 तो केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही खर्च होते थे। महंगाई उस समय भी बहुत थी जब अपने दोनों दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी फरमाइशें बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर वक्त की बात है। सोहनलाल जी बोलते जा रहे थे लेकिन उनका बेटा ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचे तो सोहनलाल जी को कुछ संतुष्टि हुई। उन्होंने अपने सोफे से पसीना
साफे से पसीना पोंछा और चारपाई पर पसर गए। आह, कितनी शांति है यहाँ। लेकिन फिर से वही अकेलापन और फिर से वही धुआं उगलती अंगीठी। परंतु फिर भी बिना किसी की दो बातें सुने आराम से रोटी खाएंगे, इस बात का सुकून था उन्हें। कभी मन किया तो रोटी बना लेते, नहीं तो उदास हुए लेटे रहते। धीरे धीरे शरीर और अधिक ढलने लगा था, तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभार पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह ले जाते थे। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी लाचार हो गए। वो भूखे ही चारपाई पर पड़े रहते हैं। पड़ोसियों ने बेटों को फोन लगाकर खबर भिजवा दी, लेकिन अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। भूखे रहने के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी बेटों को फोन करना बंद कर दिया था, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि केवल अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही आएंगे। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सोहनलाल जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वो उठ बैठने और बोलने से भी लाचार हो गए। पड़ोसी ने उनके बेटों को फिर से फोन किया और खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। यदि वे आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो अब रोज रोज के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी बुखार तो कभी खांसी, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं, कौन सेवा करे चारपाई पर पड़े बूढ़े बाप की। बेटों के साथ दोनों बहुएं बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर में के अंदर आते ही दोनों के चेहरों पर एकाएक शोक और संताप व्याप्त हो गया। दोनों की दोनों ऐसे फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को भिगोने लगी जैसे उनकी दुनिया ही लुट गई हो। हालांकि आस पड़ोस के सारे लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए दोनों दहाड़े मारकर रो रही हैं, उस ससुर को तो 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से न खिलाई गई होगी। 1.5-2 घंटे रोने का दिखावा करके जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह की खाने की वस्तुओं जैसे चिप्स, सैंडविच और आइसक्रीम का लुफ्त उठाने के लिए कमरे के भीतर चली जाती। सोहनलाल चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वो उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। आज वे वृद्धावस्था की पीड़ को बड़ी गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कचरे की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है। खून के रिश्ते भी एकाएक पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े सोहनलाल जी को देखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी सुबह से आ जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आता तो बेटे बहुए मुंह लटका लेते। बड़ा बेटा बोलता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज्यादा सेवा ना ही करवाएं तो ही अच्छा है, वरना हम भी कहाँ नौकरी से इतना समय निकाल पाते हैं। भैया मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को जमीन पर लिटा देते हैं, न जाने कब बुलावा आ जाए। छोटा बेटा बोला। तभी दोनों बहुएं दहाड़े मार मार कर ऐसे रोने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए। सोहनलाल जी बड़े इत्मीनान से बहुओं का ये नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो जैसे पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबाती तो छोटी बहू वाह वाही लूटने के लिए गीता पाठ करने बैठ गई। दोनों बेटों ने पिता के लिए कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन सोहनलाल जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, सब लोगों के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आई। छोटी बहू अपनी जिठानी से बोली, न जाने कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। लेकिन भाभी मैं आपको बता देती हूँ कि माँ जी का बड़े वाला हार तो मैं ही रखूंगी, मुझे तो वो बहुत पसंद है। कब से इंतजार कर रही थी कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई। फिर बड़ी बहू बोली, अगर हार तुम रखोगी तो माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवाऊंगी। मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बहुओं की बातें सुन सुनकर सोहनलाल जी अंदर तक आहत हो रहे थे। उनका दिल तो हुआ कि चीख चीख कर पूरे गांव को अपने बेटे बहुओं की असलियत बता दें, लेकिन शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाए। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, बहुत समय से हमारे घर में कोई समारोह नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की 13वीं पर खाने की एक से एक चीज रखी जाएगी। छोले भटूरे, पूड़ी भाजी और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को बेहद पसंद थी। खाने की इतनी चीजों का नाम सुनते ही सोहनलाल जी के मुंह में पानी आने लगा। सोचने लगे कि मेरी 13वीं मेरे जीते जी ही क्यों नहीं कर दी इन लोगों ने। मैं भी पेट भरकर खा लेता और जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती।
बरसों से इन पकवानों के स्वाद के लिए वे तरस चुके थे। उस स्वाद को याद करते ही उनके मुंह से लार बहने लगी। ये देखकर छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, देखिए तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। बड़ी बेसब्री से सोहन लाल जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन 3 दिन बीत गए। अब तो दोनों बेटे कयास लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों फंसी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर किसे मिलने की इच्छा है बाबूजी को, जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, सोहन लाल जी का पता करने के लिए उनके घर आए। तो बेटे बोले, चाचा समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वो बुजुर्ग बोले, बेटा कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे हलवा लाकर उनके पास रखा तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो सोहन लाल जी बड़ी खुशी से खाने लगे और देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुओं के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम और ज्यादा यहाँ नहीं रह सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना है कि किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गंवाते रहे। तभी बड़ी बहू गुस्से से उबलते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तो जैसे कोई कामकाज करते ही नहीं। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है ना। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की, तुमसे तो एक हफ्ता भी ना संभाले गए। देवरानी जिठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहू के 7 बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ लोगों ने आकर समझाया भी कि पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं, तो इस समय ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो सोहन लाल जी के शरीर में कुछ भी जान वापस आ गई। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। ये देखकर तो बेटे बहुओं के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि अब उनके पिता भी उनकी जिम्मेदारी है और उनकी सेवा करना बेटों का कर्तव्य है, इसीलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और नाक मुंह सिकुड़ते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वो तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी न उठाई जाएगी। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो ये सब देखकर सोहन लाल जी की आंखें छलछला उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूंगा ये मैं खुद ही देख लूंगा। पिता के इतना कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटे बहुओं का नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो सोहन लाल जी की हालत कुछ और सुधरी, लेकिन अब वो गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी शांति की तस्वीर से ही पूछने लगते, ये है हमारी औलाद, लानत है ऐसी संतान पर। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी थी और मेरे मरने की राह देखने लगे। मुझे अनाथ करके जाने में आज उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्ममंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो सोहन लाल, सरपंच ने कहा। तो सोहन लाल जी बोले, अपनी ही औलाद की अपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ दिया है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सोहन लाल जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए वृद्धाश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों ने पहले ही आपस में कर लिया था।
बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे गांव पहुंचे। आंसू बहाते हुए पिता के शरीर को मुखाग्नि दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटों और बहुओं ने सबसे नजर चुराकर पिता के कमरे का दरवाजा खोला। उस समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपने आगे पीछे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहू की आंखें माँ जी के गहनों पर एक नजर डालने को बेताब हो रही थी। पिताजी की अलमारी खोलकर उसमें से वो दोनों संदूकें निकाले जिसमें माँ के गहने और घर और खेतों के कागजात रखे हुए थे। यहाँ वहां ताका झांकी की तो संदूक की चाबियां भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला तो देखते ही सबके चेहरों पर निराशा के भाव आ गए। अरे इस संदूक में तो माँ के गहने होने चाहिए थे, यहाँ पर यहाँ देखो, इसमें तो आप लोगों के बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं। और ये क्या है? छोटे बच्चों के खिलौने। ये सब चीजें भी कोई संदूक में रखता है क्या? तभी बड़ा बेटा बोला, हम बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थीं इन खिलौनों के साथ हमारी, इसीलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकाल कर फेंकती जा रही थीं। बहुत सी चीजें निकली लेकिन जिस चीज को वो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली। फिर बड़ी आस के साथ उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। वे चारों लालची नजरों से उस थैले में देखने लगे। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 50,000 थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें 500 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू बोली तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनके संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। बड़ी बहू बोली तो बड़े बेटे ने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल दौलत तो तुम्हारे बचपन की ये यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहज कर रखा था। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में क्या मस्त हुए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। जानते हो किसी इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपनों का पास में ना होना। और बेटा, उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती। तुम्हारा बाप अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम्हें वो आंसू नजर नहीं आए। दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय मैं वृद्ध आश्रम में गुजारूं, इससे बड़ी दानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैंने अपने खेत की जमीन, ये घर और बाकी की संपत्ति इस वृद्धाश्रम को दान कर दी है जहाँ अंतिम समय में मुझे शरण मिली। और हाँ, जो 50,000 मेरे संदूक में से निकले हैं वो मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 का नोट रखा है वो मेरे छोटे बेटे के लिए है। बेटा, ये वही नोट है जो ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। और मेरे गांव आने से पहले तुमने ये फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े। लेकिन कुदरत का उसूल है, जो हम किसी को देते हैं वो हमारे पास लौटकर वापस ज़रूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज़ कांपने लगी और छोटा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर ज़मीन पर धम्म से बैठ गईं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।